है और ऊष्मीय ऊर्जा का कार्य से क्या संबंध है। ये 3 चीज़ें आप लोग जान गए तो अब आगे की चीज़ें आसानी से आप ग्रैस्प करते चले जाएंगे, आप पकड़ते चले जाएंगे। अब देखें, इतना तो हमने जाना कि ऊष्मीय ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब ट्रांसफर होती है तो तापमान में वृद्धि देखी जाती है, तापमान में वृद्धि होती है। अब कितनी वृद्धि होती है इसको हम मापें कैसे? तो इसका मापन करने के लिए, तापमान का मापन करने के लिए कुछ पैमाने बनाए गए हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे पैमाने बना लिए हैं कि यहीं पर बैठे बैठे आप सूर्य का ताप भी माप सकते हैं, या अन्य तारों का, जिन तारों का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है उन तारों का टेम्परेचर भी हम माप सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सूर्य या तारों का तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस तापमापी का प्रयोग होता है? कौन सा होगा? आपने अगर ऊष्मा के संबंध में पढ़ा हो या कुछ जानकारी हो आपको तो आप बता सकते हैं कि सूर्य अथवा किसी अन्य तारे का तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस तापमापी का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी, अगर आपको कुछ नहीं पता है तब भी आपको नाम से पकड़ लेना चाहिए। यहां पर विकिरण है, विकिरण रेडिएशन, और रेडिएशन जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक आता है ना। रेडिएशन मतलब विकिरण। विकिरण वह ताप होता है जिसके साथ साथ प्रकाश भी चलता है। मतलब प्रकाश और तापमान जब सम्मिलित रूप से बिना माध्यम के आगे बढ़ते हैं तो इसी को विकिरण कहते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए। जब ऊष्मा प्रकाश के साथ, मतलब तापमान प्रकाश के साथ बिना किसी माध्यम के आगे बढ़ता है ना, और सीधी रेखा में चलते हुए स्थानांतरित होता है तो इसे ही विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और सूर्य से रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंचते हैं। उन्हीं रेडिएशंस के माध्यम से हम संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पायरोमीटर। आपने प्रश्न पढ़ा होगा, अगर पिछले पेपर्स आपने देखे हो तो वहां पर संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश का टर्म प्रयोग करते हैं पायरोमीटर। और कभी कभी पायरोमीटर भी नहीं लिखा जाता क्योंकि पायरोमीटर के निर्माता थे फेरी, तो वैज्ञानिक फेरी ने इसे बनाया था, तो वहां दे देते हैं फेरी का उत्तापमापी या फेरीज थर्मोमीटर, फेरी का थर्मामीटर। तो अगर संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी दे दे या फिर फेरी का थर्मामीटर दे दे या फिर पायरोमीटर दे दे, ये तीनों एक ही चीजें हैं। और इनसे ऊंचे ऊंचे ताप मापे जाते हैं बिना वस्तु के संपर्क में रखते हुए। अब सूरज का टेम्परेचर नापना है तो हम सूरज के पास जाके थर्मामीटर नहीं सटाएंगे, भैया टेम्परेचर नापना था, थोड़ा सा आए हैं, हाथ खोलो नापें, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वहां तक पहुंचेंगे जल के एकदम धुआं हो जाएंगे। आधे रास्ते में ही जल के धुआं, कोयला बन के एकदम धुआं बन के उड़ जाएंगे, इतना अधिक टेम्परेचर है। ठीक है, तो सूर्य का इतना अधिक तापमान, उच्च तापमान, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हमें उस वस्तु के संपर्क में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। और संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी मतलब पायरोमीटर, मतलब फेरी का थर्मामीटर, इसकी रेंज क्या होती है? देखें, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप मापता ही नहीं है। कहता भैया हमारे स्टेटस का ताप दो, थोड़ा सा हमारी जो हैसियत है उसका तो ख्याल करो, छोटा मोटा ताप हम नहीं मापते।
बड़ा बड़ा ताप मापेंगे और छुएंगे नहीं वस्तु को, दूर से मापेंगे बिना टच किए। तो ये जो है 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापता है। होता ये है कि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर विकिरणों का उत्सर्जन ही नहीं होता है। जो रेडिएशन होते हैं वो उत्पन्न होंगे ही नहीं, और अगर रेडिएशन उत्पन्न भी होंगे थोड़े बहुत तो वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये 800 डिग्री सेल्सियस से इसीलिए नीचे का ताप इसके द्वारा मापा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, कितना भी अधिक का ताप हम माप सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। एग्जामों में, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगर रेगुलर क्लास में बने रहे, रेगुलर क्लास आपने किया, तो ये सब प्रश्न आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे, और मुंह जबानी प्रश्न याद हो जाएंगे। परीक्षा में अगर आ गया और 4 ऑप्शन में से चारों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जब मुंह जबानी याद रहेगा तो सही ऑप्शन पर तुरंत क्लिक करेंगे आप। यही तो है, सुना सुना सा है, देखा देखा सा है, पढ़ा पढ़ा सा है। ठीक है, ये ताप मापन के लिए कई थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने एक थर्मामीटर का इसमें जिक्र किया था, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। तो अब देख लीजिए, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो होता है ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर मतलब इसका प्रयोग डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। अब तो हर आदमी अपना आधा डॉक्टर तो हो ही गया है। थर्मामीटर घर में लेके बैठा रहता है, बुखार आ गया, नापें जरा कितना है। अरे पता चल रहा है तुमको बुखार आ गया है, बदन तप रहा है, ले जाओ उसका इलाज कराओ। नाप रहे हैं कितना है बुखार, काहे नाप के क्या कर लेंगे, बहुत बड़े योद्धा बने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें बताएंगे, डॉक्टर साहब 104 डिग्री बुखार रहा हमारे बेटवा को। डॉक्टर कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक। तो देखिए ये जो थर्मामीटर है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और इसकी जो सीमा होती है, जो रेंज होती है ताप के मापन की, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, ये थर्मामीटर, इस थर्मामीटर की रेंज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, जिस पर पानी जमना शुरू होता है, जिस पर पानी जमना शुरू होता है, ये हिमांक है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। क्वथनांक, इस पर पानी उबलना शुरू होता है। ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इस पर पानी उबलना शुरू होता है और फ्रीजिंग पॉइंट पर पानी जमना शुरू होता है। तो अगर कोई कह रहा है कि हमें यार 104 डिग्री बुखार आया था, तो कभी कभी लोग गलती से कह जाते हैं, गलती से क्या, उनको जानकारी ही नहीं रहती, कह देते हैं 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था यार। अब देखिए 104 डिग्री सेल्सियस बुखार आ ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बुखार को मापा जाता है। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, डिग्री सेल्सियस नहीं। लेकिन लोगों के मुंह पर डिग्री सेल्सियस ही छाया रहता है। कहीं 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था, 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार था, तो क्या है इसका मतलब, लोगों को जानकारी नहीं है। डिग्री सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड थर्मामीटर एक अलग थर्मामीटर है, और सेंटीग्रेड थर्मामीटर का जो मापन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक।
यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, और 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लगता है, भाप बनने लगता है। पानी को गर्म ज़्यादा से ज़्यादा किस तापमान पर गर्म किया जा सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा तापमान पर आप पानी को गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, वो जो है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने लगता है। तो आपको 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार कैसे आ सकता है? आप धुआं बन जाएंगे 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार अगर आ गया तो, क्योंकि पानी जो है भाप में बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में। तो जो भी टेम्परेचर मापा जाता है हम लोगों के शरीर का, वो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में मापा जाता है, और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण, अब ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। नंबर 1, चालन। कंडक्शन। नंबर 2, संवहन। कन्वेक्शन। और नंबर 3, विकिरण, रेडिएशन। अब चालन क्या है? देखिए, इसमें जो ऊपर की 2 विधियां हैं, चालन और संवहन, इन दोनों के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, माध्यम का होना आवश्यक है। लेकिन विकिरण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। विकिरण बिना किसी माध्यम के बहुत लंबी दूरी तक स्थानांतरित होते हैं और वस्तु को गर्म करते हैं। जैसे पृथ्वी का तापमान सूर्य से आने वाले विकिरणों को अवशोषित करने से बढ़ता है ना। आप दोपहर में, भरी दोपहर में अपने छत पर चले जाइए बिना चप्पल के 2 बजे, और छत में धूप में चलिए, ना कथक डांस करने लगे तो बताइए, ऐसा लगेगा जैसे छत उबल रहा है ना। तो इतना टेम्परेचर, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है किस कारण से? रेडिएशन से, विकिरण से। सूर्य से विकिरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं। चालन और संवहन, इन दोनों विधियों में माध्यम आवश्यक होते हैं। तो अब देखें, चालन किसमें होता है? चालन होता है ठोस पदार्थों में। सॉलिड्स में चालन जो है ठोस में होता है। संवहन किस में होता है? संवहन होता है द्रव और गैस में। तो संवहन होता है द्रव और गैस में, मतलब लिक्विड और गैस। विकिरण के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं है, तो इसके लिए लिख सकते हैं माध्यम आवश्यक नहीं। माध्यम आवश्यक नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चालन किसमें होता है? ठोस पदार्थों में। जैसे आग जल रही है और जलती हुई आग में आप लोहे का एक लंबा सा रॉड
आग में ऐसे ही गर्म करने लगिए। तो लोहे के रॉड का एक सिरा आप आग में गर्म करिए और दूसरा सिरा हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए और गर्म होने दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, गर्म होते 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 आपका हाथ जलने लगेगा और आप लोहे के रॉड को छोड़ देंगे। हैं, अरे ये क्या हो गया, हम तो एक सिरा गर्म कर रहे थे और अपने आप दूसरा सिरा भी गर्म हो गया, ये कैसे हुआ? ये होता है, एक सिरे में जितने अणु हैं वो गर्म तो हुए, साथ ही साथ ठोस पदार्थों के अणु अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते। ठोस पदार्थों में जो अणु होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर आपके हाथ जहां आप पकड़े हैं वहां तक नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे, अपने ही स्थान पर वाइब्रेट होने लगेंगे। जब वो गर्म हो जाएंगे तो अपने ही स्थान पर वाइब्रेट होने लगेंगे और वाइब्रेट होंगे तो अपने आगे वाले कण को धक्का मारेंगे, तो वो आगे वाला कण गर्म हो जाएगा। फिर वो भी वाइब्रेट होने लगेगा तो वो अपने आगे वाले कण को धक्का मारेगा। मतलब इस तरह से एक कण से होती हुई दूसरे कण तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और लास्ट तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। तो ठोस पदार्थों में क्या होता है, एक कण ऊष्मा को दूसरे कण को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, भैया हम गर्म हो गए अब तुम ले लो। दूसरा तीसरे को दे देगा, भैया हम भी गर्म हो गए अब तुम ले लो। ठीक है, इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होते होते पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है और इसी को कहते हैं चालन। यही विधि है कंडक्शन की और ठोस पदार्थों में केवल चालन होता है। अब आते हैं संवहन पर। तो संवहन द्रव और गैसों में होता है। द्रव जैसे आप पानी गर्म करते हैं, कोई पात्र लिया, भगोना, और उसमें आपने पानी रखा और गैस पर चढ़ा दिया, गैस जला दी, गर्म कर रहे हैं, तो होगा क्या कि पानी का जो सबसे पहले तो भगोने का तली गर्म होगी। ठीक है, सबसे पहले भगोने की तली गर्म होगी, फिर उसमें जो पानी रखा है उस पानी में स्थित नीचे के अणु गर्म होंगे। और होगा क्या कि अब द्रव है तो द्रव में तो अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो जैसे ही नीचे के अणु गर्म होंगे तो गर्म चीज़ें हल्की हो जाती हैं और हल्के होने के कारण गर्म अणु ऊपर उठने लगते हैं, गर्म होकर के ऊपर उठने लगते हैं। और जैसे ही वो ऊपर उठते हैं, ऊपर के ठंडे अणु भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं और फिर वो गर्म होने लगते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नीचे के अणु गर्म होकर ऊपर उठते जाते हैं और ऊपर के ठंडे अणु नीचे आते जाते हैं गर्म होने के लिए। तो ये इसी प्रक्रिया को कहते हैं संवहन। मतलब अपने साथ ऊष्मा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वहन मतलब ढोना, संवहन मतलब मतलब साथ में। तो नीचे वाले कण अपने साथ में ऊष्मा को लेकर ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले ठंडे कण गर्म होने के लिए नीचे आते हैं। ये विधि कहलाती है संवहन। तो ये तो हुआ द्रवों में। अब गैसों में संवहन कैसे होता है? देखिए, जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में लोग लकड़ी से आग जलाकर तापना शुरू करते हैं, है ना। तो लकड़ी रख लेंगे और लकड़ी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालेंगे, आग लगा देंगे और उसके चारों ओर लोग बैठ जाएंगे, है ना। 5-6 लोग चारों ओर बैठ जाएंगे, शाल कंबल ओढ़ ओढ़ के, और हाथ तापेंगे। तो जो आग जल रही है उसके साइड में, मतलब उसके किनारे बैठकर आग तापते हैं। तो किनारे बैठकर जो आग तापते हैं और उन तक ऊष्मा पहुंचती है, ये विकिरण के कारण पहुंचती है। लेकिन जब आप आग के ऊपर, कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा, अधिकांश घर में जो गृहिणियाँ होती हैं, मतलब महिलाएं जो होती हैं, वो सुबह सुबह चाय बनाने के बहाने पहले गैस जलाएंगी और 2-3 मिनट हाथ सेकेंगी उसमें।
तो हाथ सेकने का क्या मतलब, ऊपर गैस के ऊपर हाथ सेकेंगे ना, ऊपर सेकते हैं तो गैस से क्या होता है, आग जो जल रही है उससे ऊपर की वायु गर्म होती है और वायु के अणु गर्म होकर के ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठते हैं तो आपके हाथ पे टकराएंगे, हाथ गर्म हो जाएंगे। तो ये विधि है संवहन। संवहन में हमेशा याद रखिएगा कि चाहे द्रव हो या गैस, अणु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक है। लेकिन अब तीसरी विधि विकिरण। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, न ठोस न द्रव न गैस, ये बिना किसी माध्यम के लंबी दूरी तक स्थानांतरित होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश ऊष्मा के साथ पृथ्वी पर आता है, ठीक है। तो ये तीनों विधियां आपके समझ में आई। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण।